हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज हम यहां पर बात करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को। ये कुछ टॉपिक हमारे इनकम टैक्स के ऐसे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बेसिक चीज़ें हैं जहां से पूछी जाती हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम हो गया, इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया एंड रेसिडेंशियल स्टेटस हो गया। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक भी ज़रूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अपनी फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब आपको बताना है जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसका क्या स्टेटस है। वो एक लोकल अथॉरिटी है, एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, फॉर्म है या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। बताइए। क्या होगा आंसर? देखिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी है जो कि एक लॉ के द्वारा क्रिएट की गई है। ठीक है, इसका राइट है इनकम को अर्न करना, प्रॉपर्टी बाय करना लाइक अ नॉर्मल पर्सन। इसलिए इसको हम आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में कैटेगराइज करते हैं। ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म पर्सन इंक्लूड्स डैश एज पर इनकम टैक्स लॉ एन इंडिविजुअल, HUF, अ कंपनी या ऑल ऑफ दीज। क्या होगा? पर्सन के अंदर किन किन को शामिल किया गया है इनकम टैक्स लॉ में, आपको वो बताना है। मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले भी कराया हुआ है और याद रखिए, पर्सन को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में, क्योंकि इनकम टैक्स से सेक्शंस भी पूछे जा सकते हैं। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन सेक्शंस हैं, जैसे कि पर्सन का हो गया, एग्रीकल्चर इनकम का हो गया, इनको आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, ये सारे ही पर्सन में इंक्लूड है। इसके अलावा फर्म हो गई, एक लोकल अथॉरिटी हो गई, अभी हम स्टार्टिंग में ही पढ़ा, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो गया, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ये सब पर्सन में इंक्लूड होते हैं। इसलिए ऑल ऑफ दी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एजुकेशन सेस ऑफ 3% इज पेबल ऑन इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज या नन ऑफ दीज। क्या होगा? एजुकेशन सेस 3% किस पे पे किया जाता है? देखिए, एजुकेशन सेस जो है वो इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज होता है। बेसिकली हम 4% चार्ज करते हैं, जिसमें 1% हमारा हेल्थ का होता है, 3% हमारा एजुकेशन सेस का होता है। तो ये याद रखिए। और ये जो भी सम निकालते हैं हम इनकम टैक्स का और जो सरचार्ज होते हैं, अगर वो एप्लीकेबल हो रहे हैं तो वहाँ पर ये कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट या ऑल ऑफ दिस। क्या होगा आंसर? अगर प्रीवियस ईयर में कोई भी इनकम रिसीव की गई है तो वो किसके हैंड में टैक्सेबल बनेगी? देखिए, अगर इंडिया के अंदर कोई भी इनकम रिसीव की जा रही है तो फिर वो किसी भी तरह का रेसिडेंशियल स्टेटस हो उसके पास, सबको उस पर टैक्स देना होगा। वो रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट हो या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो। ठीक है, अगर उसने इंडिया में अर्न करा है, वहाँ पे रिसीव किया है, तो उसको वहाँ पे भी करना होगा। इसलिए ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दिस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, पर्सन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन। अब आपको बताना है पर्सन को किस सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, सेक्शन 2 सबसेक्शन 36, सेक्शन 1 सबसेक्शन 9, सेक्शन 2 सबसेक्शन 45। बताइए। अभी मैंने पहले भी बताया था आपको। ये डिफाइन किया गया है हमारा सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ लायबल टू पे टैक्स इज कॉल्ड असेसी, बायर, टैक्स या अथॉरिटी, बताइए। देखिए, टैक्स जो पे करता है उसको टैक्स पेयर बोलते हैं। तो ऐसा पर्सन जिसको लाइव जो टैक्स पे कर रहा है, जिसकी लाइबिलिटी बन रही है, उसको हम असेसी बोलते हैं। असेसी जो है वो हमारा सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 के अंदर डिफाइन किया गया है। जनरली वो सभी पर्सन असेसी की कैटेगरी में आते हैं जो कि इनकम टैक्स के साथ कॉन्टैक्ट में होते हैं। और वो पर्सन जो कि टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उन पर कोई फ़ाइन लगाया जा रहा है, उनकी सैलरी पर कोई भी फ़ाइन लगाया जा रहा है, तो वो एसएससी की कैटेगरी में आते हैं। ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज अ पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म विल बी असेस्ड एन इंडिविजुअल, HUF फर्म, बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल, बताइए। देखिए, अगर किसी भी बिजनेस की जो नेचर है वो पार्टनरशिप फॉर्म के फॉर्म में होती है, तो इस सिचुएशन में जो भी पार्टनरशिप फॉर्म के पार्टनर्स होते हैं वो वहाँ पर फर्म की कैटेगरी में असेस किए जाते हैं। तो इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि जो भी फर्म की पार्टनर के असेट्स और लाइबिलिटीज़ होंगे वहाँ पर उनको कैलकुलेट या वैल्यूड किया जाएगा, तो वो फर्म की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंडियन सिटीजन हु गोज़ अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट शैल हैव टू स्टे इन इंडिया फॉर एटलीस्ट हाउ मैनी डेज टू बी रेसिडेंट, आंसर करिए। 182 डेज, 90 डेज, 60 डेज या 180 डेज। कितना दिन ज़रूरी है उसके लिए? देखिए, कोई भी पर्सन अब्रॉड जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो उसके लिए जो इनकम टैक्स के द्वारा डेज़ बताए गए हैं इंडिया में जो उसको स्टे करना है, वो एटलीस्ट 182 डेज़ हैं, जिसमें वो रेसिडेंट हो यहाँ का। तो वहाँ पर ऑप्शन 1 182 डेज़ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंग्लैंड विच इज़ कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया इज़ टैक्सेबल, रेसिडेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट या बोथ ए एंड बी। बताइए क्या होगा। देखिए, कोई भी इंग्लैंड में बिजनेस है लेकिन कंट्रोल पावर जो है उसकी वो इंडिया में है, तो यहाँ पर ये ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेसिडेंट दोनों ही केस में टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 बोथ ए एंड बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑन सैलरी पेएबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया टू एन इंडियन सिटीजन will not be taxed in India, will be taxed in India, it will be added to the total income for the purpose of tax, none of the above। करिए आंसर। देखिए, जब कभी भी गवर्नमेंट किसी पर्सन को आउटसाइड इंडिया सैलरी दे रहे हैं, वो इंडियन सिटीजन है, तो वहाँ पर क्या होता है, वो उसका टैक्स इंडिया में लगेगा। और आपको पता है गवर्नमेंट किसी भी तरह की सैलरी प्रोवाइड करती है तो उस पर TDS
खुद कट जाता है, यानी कि सैलरी देने से पहले ही उस पर टैक्स काट दिया जाता है। तो इन केस में हम कह सकते हैं कि इनकम अगर इंडिया में अर्न हो रही है तो टैक्स वहाँ पे डिडक्ट इंडिया में ही होगा, इसलिए ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द टैक्स पेयर एवरी ईयर कैन बी चेंज, विल डेफिनेटली चेंज, विल नॉट चेंज या नन ऑफ दिस। बताइए टैक्स पेयर का रेसिडेंशियल स्टेटस हर साल कैसा रहेगा? देखिए टैक्स पेयर का जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो यहाँ पे चेंज हो सकता है, रेसिडेंट से नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकता है, और वो वहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी हो सकता है, ठीक है, या नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। उसकी नेशनलिटी की बात करें, सिटीजनशिप की बात करें तो वो वहाँ पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर कोई पर्सन नॉन रेसिडेंट हो रहा है किसी फाइनेंशियल ईयर में तो वो नॉन सिटीजन वहाँ पे कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कैन बी चेंज, यानी कि ये चेंज हो सकता है। नेक्स्ट है इफ़ अ पर्सन इज़ रेसिडेंट इन एनी प्रीवियस ईयर देन इन द नेक्स्ट प्रीवियस ईयर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट या एनी वन ऑफ द थ्री, क्या होगा? देखिए इनकम टैक्स के अंदर अगर हम टैक्स पेयर के रेसिडेंशियल स्टेटस की बात करें तो यहाँ पर वो टैक्स असेसमेंट के पर्पस के लिए वहाँ पर हम उसको डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, ये तो हम सबको पता है। तो कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जो किसी प्रीवियस ईयर में रेसिडेंट है तो वो वहाँ पे नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी सिचुएशन हो सकती है उसके साथ। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, एनी वन ऑफ द थ्री, ठीक है। नेक्स्ट है इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया इज टैक्सेबल टू विच कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स, ऑल टैक्स पेयर्स, रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट। देखिए अगर यहाँ पर इनकम रिसीव हुई है या डीम टू बी रिसीव्ड है तो वो ऑल टैक्स पेयर्स के लिए टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है। अब डीम टू बी रिसीव्ड का मतलब क्या है ये समझ लीजिए। तो यहाँ पर मतलब होता है फर्स्ट टाइम रिसीव्ड हो रही है, यानी कि जो प्लेस ऑफ रिसीप्ट है इनकम का वो यहाँ पर इनकम जो है इंडिया के अंदर रिसीव हो रही है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डीम टू बी रिसीव्ड। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑल टैक्स पेयर्स। नेक्स्ट है अ पर्सन हु फुलफिल्स वन बेसिक कंडीशन एंड वन एडिशनल कंडीशन इज, बताइए वो कौन होगा, किस कैटेगरी में आएगा, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नन ऑफ दीज। देखिए इस तरह का पर्सन जो एक बेसिक कंडीशन का फुलफ़िल कर रहा है और एक एडिशनल कंडीशन फुलफ़िल कर रहा है वो हमारा कहलाएगा ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हु कैन बी एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया, बताइए, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कंपनी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या पार्टनरशिप फॉर्म।
देखिए इनकम टैक्स में इसको डिफाइन किया गया है कोई भी इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है वो रेजिडेंट हो सकती है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकती है, और नॉन रेजिडेंट हो सकती है, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें एसोसिएशन ऑफ पर्सन की, कंपनी की और पार्टनरशिप फर्म की, तो ये कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की बात की गई है, तो ये अभी हमने क्या कहा कि इंडिविजुअल और एचयूएफ हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इनकम एक्रूड इन इंडिया इज टैक्सेबल फॉर ऑल टैक्स पेयर्स, फॉर इंडियन रेसिडेंट, फॉर नॉट ऑर्डिनरी इंडियन रेसिडेंट, फॉर नॉन रेसिडेंट इंडियन, बताइए। क्या होगा आंसर? देखिए अगर इंडिया में कोई भी इनकम एक्रूड हो रही है तो वो टैक्सेबल सभी टैक्स पेयर्स के लिए होगी, ये हमारा सेक्शन 9 के अंदर बताया गया है। और अगर इनकम एक्रूड है, डीम टू हैव अराइजन है, तो इसका मतलब क्या है, एक्चुअली वो एक्रूड नहीं है बट यहाँ पर डीम टू हैव एक्रूड है। तो एक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पर वो रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट सभी टैक्स पेयर्स के लिए टैक्सेबल रहेगी, तो ऑल टैक्स पेयर्स यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस चैप्टर को रेसिडेंशियल स्टेटस के आप अच्छे से घोल के एक तरह से पी जाना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बहुत क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से एग्ज़ाम में आपके, तो आपको हर चीज़ की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अ कंपनी कैन बी, एक कंपनी कैसी हो सकती है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया, या ऑल ऑफ दी अबव, बताइए। देखिए कंपनी की बात करें तो कंपनी के हमेशा 2 स्टेटस होते हैं, ठीक है। या तो वो रेसिडेंट होगी इंडिया की या नॉन रेसिडेंट होगी इंडिया में, लेकिन कंपनी कभी भी नॉट ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। इट मीन्स या तो उसका कंट्रोल इंडिया में होगा या इंडिया के बाहर होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एक पर्सन who live in America came to India for the first time on 1st March 1999 and went back to America on 20th February 2000 for the assessment year 2000 से 2001. It will be called resident, not ordinary resident, non-resident या none of these. अब आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि वो कितने टाइम रहा है यहाँ पर। देखिए असेसमेंट ईयर 2000 से 2001 के लिए वो यहाँ पर कैटेगराइज किया जाएगा नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में, ठीक है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम हिंडाल्को विल बी टैक्सेबल, रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट या नन ऑफ दीज, बताइए। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ आपने सुनी होगी, ये एक पब्लिक कंपनी है आदित्य बिरला ग्रुप में। इसके जो डिविडेंड है पहले ये कंपनी के प्रॉफिट की तरह काम करती थी, ठीक है। कैसी कहलाएगी ये हमारी कैटेगराइज की जाएगी नॉन रेसिडेंट में, ठीक है। क्योंकि अभी हमने पहले बात की थी कि या तो रेसिडेंट होगी या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकती है, तो यहाँ पर नॉन रेसिडेंट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस द टैक्स पेयर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू, रेसिडेंस को कितने पार्ट में
आप कैटेगराइज करेंगे, 2 कैटेगरी, 3 कैटेगरी, 4 कैटेगरी या नॉट इन एनी कैटेगरी, बताइए। देखिए इस चीज़ को अच्छे से नोट कर लीजिए। इंडियन इनकम टैक्स के अंदर रेसिडेंस हैं उसको 2 कैटेगरी दी गई हैं मेनली। एक आता है हमारा रेसिडेंट, दूसरा आता है हमारा नॉन रेसिडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट है। अगेन रेसिडेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे टैक्स पेयर्स की 3 कैटेगरी बनाई गई हैं। ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो गया हमारा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो गया हमारा, और हो गया हमारा नॉन रेसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 3 कैटेगरी। तो यही थे हमारे आज के क्वेश्चंस। होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।